सभी बच्चों की नंदीश्वर की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स कक्षा 11 और आपका यूनिट चल रही है, चैप्टर चल रहा है 2। तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 के अंतर्गत टॉपिक है अपना सार्थक अंक तथा उनको ज्ञात करने के नियम, और सेकंड आप क्या पढ़ेंगे किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम पहली बात करते हैं कि सार्थक अंक किसे कहते हैं। क्या है सार्थक अंक किसे कहते हैं? तो देखिए, किसी भी भौतिक राशि को यथार्थता पूर्वक ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों को हम क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। तो यहाँ पर हम उपयोग में लाए गए अंक मतलब जैसे कि अगर हम किसी चीज पर, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, किसी नोट की लंबाई नाप रहे हैं वर्नियर कैलिपर, तो हम क्या करेंगे, उसको सेट करने के लिए एक उसका अल्पतमांक भी लेते हैं और रेशेट के द्वारा उसके वो क्या करते हैं, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उससे उसकी माप लेते हैं। तो क्या करते हैं कि जो कमियां हैं उसको जोड़ देते हैं। मान लीजिए आप किसी चीज को सदस्यता पूर्वक नापते हैं, आप आकृति बनाते हैं गणित में, तो आप देखते हैं कि कोई मान आता है 7.4। अब 7.4 तुम्हारा थोड़ी सी लाइन के बीच में बढ़ भी रहा है, जैसे कि कहने की मान लीजिए कि ये एक आपकी स्केल है और इस स्केल पर आपका 0 से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 और 5, ये कब हो गया 1 2 3 4 और 5 और 1 2 3 4 और 5, ये 2। अब आप किसी वस्तु को नापते हैं तो आपने ले लिया कि आप बुक की लंबाई नाप रहे हैं। अब छोटी सी किताब है आपकी और उसकी लंबाई कितनी निकली कि ना तो वो इस पॉइंट के बीच में है, ठीक है, और ना तो वो इस पॉइंट के बीच में है, मतलब ये। तो इस दूरी को नाप रहे हैं, माइक्रोमीटर में नाप ली जाएगी आपकी। तो ये क्या है ना, यहाँ पर अपन क्या है ना यथार्थता पूर्वक लाएंगे। जैसे कि आपकी मान लीजिए कि ये 1 दशमलव कितनी हो गई आपकी 1 2 3 4 5 और 6, तो ये आपकी क्या होगी ये। अब अगर आप इसको और शुद्धता पूर्वक नापते हैं रेशेट के साथ, तो आप देखते हैं कि ये 5 का अंक और बढ़ जाता है, 5 का अंक और बढ़ जाता है, यानी कि आपने इसको और शुद्धता पूर्वक ज्ञात कर लिया। इसकी ये सार्थक अंकों का बहुत ज्यादा महत्व है फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स क्या है, आप जो भी आप सामान बनाते हैं, आपकी मान लीजिए गाड़ियों के नट आ रहे हैं, नट, तो यहाँ पर भी पॉइंट पॉइंट का काम रहता है। यहाँ पर भौतिकी का बिल्कुल ये सार्थक भौतिकी के जो सार्थक अंक है उनका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर जैसे कि कोई भी चीज, जैसे कि आपने देखा होगा ट्रैक्टर वगैरह में जब ट्रॉली उठाते हैं तो उसमें जैक लगा रहता है, तो जैक में नली के द्वारा नली बाई नली निकलती रहती है, तो क्या होता है एक दूसरे के ऊपर पॉइंट बाई पॉइंट कसी रहती है, बिल्कुल भी इनमें अंतर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बराबर अंतर होना चाहिए। तो वहां पर आप क्या करते हैं, क्या किन चीजों का इस्तेमाल किया है, सार्थक अंकों का इस्तेमाल किया है, ताकि आप शुद्धतापूर्वक उस चीज को निकाल सकें। और हाँ, इसमें पास्कल के नियम का भी इस्तेमाल किया जाता है। देखिए वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा पास्कल का नियम। अब हम क्या देखते हैं कि सार्थक अंकों को कैसे जाना जाता है और उनके नियम क्या है उपयोग करने के लिए, और उनमें कितने अंक कैसे इनको गिना जाता है। तो सार्थक अंकों को ज्ञात करने के नियम समय नियम नंबर पहला हम ये पढ़ेंगे कि देखिए कोई भी अगर संख्या है उसमें अगर हम दशमलव का स्थान कहीं भी परिवर्तित कर दें तो उसमें सार्थक अंक कभी भी परिवर्तित नहीं होते। जैसे कि अगर हमने लिखा, ये लिखा 1 2 3 4 लिखा, 1234 संख्या लिखी है आपकी, 1234 ये लिखी है। अभी आपने यहाँ पर लगाया तो हम विचार रहे हैं अगर आप यहाँ पर भी लगा दो तो भी अंक कितने रहेंगे, 4 रहेंगे। आप चाहें तो दशमलव यहाँ लगा दें तो भी अंक कितने रहेंगे, 4। मतलब अगर कोई संख्या है उसमें अगर हम दशमलव का स्थान परिवर्तित भी कर देते हैं तो वहां पर अपना क्या नहीं होता, सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती। दूसरी बात क्या कहते हैं, दो अशून्य संख्याओं के मध्य क्या कह रहे हैं, किन्हीं भी दो अशून्य संख्याओं के मध्य अगर दशमलव लगा है तो उनमें सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती, सार्थक अंक समान रहते हैं। मान लीजिए अगर आपने जैसे कि 1000,001 लिखा होगा और कहीं भी दशमलव लगा होगा तो सार्थक अंकों की संख्या समान होती है। यहाँ पर भी लगा दिया 1 2 3 4 5 तो आपकी सार्थक अंक 5 रहेगा। अगर आपने यहाँ पर भी लगा दिया होता तो भी आपके सार्थक अंक समान होते, तो आपने यहाँ पर भी लगा दिया होता तो सार्थक अंक समान होते।
अब हम दूसरी बात क्या कर रहे हैं कि अगर किसी दशमलव लगा है, जैसे कि आपका ये लिखा है, अगर किसी अशून्य संख्या के बाईं ओर के सभी अंक क्या होती हैं, सार्थक अंकों में गिने जाते हैं। बायां हाथ अपना कौन सा, ये जब भी अपन कॉपी में रखे तो ऐसे रख लिया और ऐसे अपन ने पता लगा लिया कि अपन ने बायां साइड कहाँ देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो क्या होता है, किसी अशून्य संख्या के बाईं ओर के सभी अंक सार्थक अंकों में नहीं गिने जाते। बाईं ओर मतलब इस साइड के अंक जो होती है ना, वो कभी भी सार्थक अंकों में नहीं गिने जाते। वो भी कैसे होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, अशून्य नहीं होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अगर शून्य है तो उस स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये दशमलव यहाँ लगा है तो यहाँ पर ये अशून्य है, तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 1 है। बट अगर शून्य दशमलव के दाईं ओर लगे तो वो सार्थक अंकों में गिने, नहीं लगे होते तो 3 हो जाते, और लगे हैं तो 5 हो गए, और एक और लगा दो तो 6 हो गए। तो ये क्या हो जाते हैं, आपके सार्थक अंक हो जाते हैं। दूसरी चर्चा हम इस पे करेंगे कि सार्थक अंक अब क्या होती है कि अगर दशमलव नहीं लगा है संख्या में, यदि दशमलव नहीं लगा है संख्या में, तो हम क्या करते हैं कि जो अपनी संख्या के दाईं ओर शून्य आ रहे हैं उनको सार्थक अंकों में नहीं गिनते। इस स्थिति में क्या हो जाता है, अपने सार्थक अंक हो जाते हैं 2। अगर यहाँ पर 3 भी 0 लगा दो तब भी सार्थक अंक है, नहीं कहलाएंगे ये, ठीक है। तो यहाँ पर बढ़ा दो तो जरूर बढ़ जाएगा सार्थक अंक। अब इस स्थिति में 3 हो गए, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अब ये नंबर अपन 5 की ओर बढ़ रहे हैं। अब आप देखते हैं कि अगर हम इकाई को बदल दें, मतलब मापन की पद्धतियां अलग अलग होती हैं। लंबाई को मीटर में भी नापते हैं, किलोमीटर में भी नापते हैं, नैनोमीटर में भी नापते हैं, पिकोमीटर में भी नापते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, मीटर में नाप रहे हैं, जैसे कि 4.32 मीटर। अब अगर हम इसको सेंटीमीटर में बदल दें तो 432 सेंटीमीटर हो जाता है। तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाती है, अपनी 3 हो जाती है सार्थक अंकों की संख्या। नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हम क्या देखते हैं कि अगर जैसे कि वैज्ञानिक इकाई के द्वारा हम नापते हैं किसी को एक्स्ट्रा, इसमें क्या होता है, या तो हम माइक्रो दूरियां नापते हैं या तो हम बहुत ज्यादा दूरियां नापते हैं। ऐसी प्रकार की ज्यादा दूरियां जो होती हैं वो हम ज्यादातर एस्ट्रोलॉजिकल चीजों के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल मतलब खगोलीय चीजों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम आपको एक बात बता दें कि अपने सूर्य और पृथ्वी की दूरी क्या है, क्या कहलाती है, एक खगोलीय मात्रा कहलाती है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। मतलब अपनी सूरज के बीच की दूरी शायद ज़्यादातर मुझे याद है 1 अरब 43 करोड़ किलोमीटर के मध्य, समथिंग अप्रॉक्सीमेटली इतनी ही वैल्यू है। तो इतना सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी है, तो हम उसको क्या कहेंगे, एक एस्ट्रोनॉमिकल दूरी। बट यहाँ पर जितना भी जैसे कि मैंने बताया 143, तो यहाँ पर 143 सार्थक अंकों में गिने जाएंगे। जो बाकी की शून्य आए वो कभी भी इनको सार्थक अंकों में नहीं गिनाया जाएगा। जिसकी मान लीजिए ये लिखा है 3.21 10 की घात 9, तो ये 10 के ऊपर 9 घात आ गई, इसका कोई वैल्यू नहीं, इसका वैल्यू है बस 3 2 1। तो ये क्या कह रहा है कि आपकी सार्थक अंक कहलाता है। तो आप यहाँ पर क्या देखते हैं कि अंकों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। आप आपके सार्थक अंक हो चुके हैं और सार्थक अंकों को ज्ञात कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट बार किसके बारे में करेंगे, विमीय सूत्र के बारे में करेंगे। विमाएं क्या कहते हैं, पहली बात सुनिए। विमाएं आपकी जैसे कि लंबाई है, आपका ताप है, समय है, और आपका विद्युत धारा है, ठीक है। तो ये आपकी क्या कहलाती है, विमाएं कहलाती है। मगर मुख्यतः विमीय सूत्र में 3 विमाएं होती हैं। आपका एक तो द्रव्यमान होता है, दूसरी लंबाई होता है, और तीसरा आपका समय होता है। तो यानी कि इसको हम जो विमीय सूत्र होता है उसको FLT के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और ये ABC के रूप में ये बताया है। ये किसी भी तरीके से अपन इस्तेमाल किया जा सकता है यहाँ पर। तो हम क्या कह सकते हैं, डेफिनेशन के रूप में क्या कह सकते हैं कि वह सूत्र जो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों की उचित घातों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो वह क्या कहलाता है, आपका विमीय सूत्र कहलाता है। यांत्रिकी में भौतिक राशियों के विमीय सूत्र MLT से दर्शाए जाते हैं।
द्रव्यमान को m से मैंने बता दिया, द्रव्यमान को m से, लंबाई को l से और समय को t से दर्शाया जाता है। जैसे कि मैंने आपने पढ़ा होगा त्वरण किसे कहते हैं, तो आप जानते हैं समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। समय के साथ वेग में परिवर्तन, अब आप जानते हैं, मगर वेग किसे कहते हैं भैया, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो कहने का मतलब अगर अपन ने ये ले लिया तो अपनी विस्थापन का मतलब लंबाई, तो समय के साथ ये परिवर्तन हो रहा है, क्या है, समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, तो ये एड में इनवर्स आ गया। तो कहने का मतलब हमने क्या बताया, ये ये सूत्र हो गया यहाँ पर। अगर हमने त्वरण के लिए ले लिया तो इसमें समय क्या हो जाता है, एक्सीलरेशन हो रहा है, तो lt इसका क्यों, इसका अपन क्या करते हैं, दो बार डिफरेंशिएट होता है। कितनी बार होता है, दो बार डिफरेंशिएट होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाता है lt इनवर्स स्क्वायर। ये आपका त्वरण का हो गया, एक्सीलरेशन का हो गया यहाँ पर, तो ये आपका lt इनवर्स स्क्वायर। अब मान लीजिए कि आपने किसी और का, किसी में आपका क्या है द्रव्यमान भी शामिल हो, आपका द्रव्यमान भी शामिल हो तो उसको भी लिया जा सकता है। तो आगे की वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा कि एमटीएस पद्धति को सीजीएस पद्धति में कैसे बदला जाता है और अन्य चीज़ों को कैसे बदला जाता है। तो अब विमीय समीकरण किसे कहते हैं, एक और बात, एक और टॉपिक जब चला ही है तो अपन एक और टॉपिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं, विमीय समीकरण। विमीय समीकरण तो विमीय समीकरण के बारे में चर्चा करते हैं। वह समीकरण जो किसी भौतिक राशि को उसकी विमीय विमाओं से संबंधित करता है, तो वह सूत्र क्या कहलाता है, उसका विमीय समीकरण कहलाता है, वह उसका विमीय समीकरण कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको अभी एक का बताया, अब हम क्या बताएं, F के बारे में चर्चा करते हैं, मतलब बल के बारे में जानते हैं। बल F बराबर क्या होता है, ma होता है, क्या होता है, ma होता है, और ये इसको किससे दर्शाया जाता है, न्यूटन से दर्शाया जाता है। ये एसआई पद्धति में कहा जाता है, किसमें कहा जाता है, एसआई पद्धति में किया जाता है। अब अगर हम चाहें तो इसका भी निकाल सकते हैं, बड़ा नॉर्मल है, आसान है, कुछ भी नहीं होता। द्रव्यमान को किसमें दर्शाते हैं, m से दर्शाते हैं, लो भैया हमने m लिख लिया। अब आपने कहा त्वरण को, तो भैया आपने आंसर पढ़ाया था हमको lt इनवर्स स्क्वायर, मैंने कब बना दिया। अब ये आपका ये दो बातें क्लियर हो गई। एक तो हमने F बराबर ma के थ्रू न्यूटन का विमीय सूत्र निकाल दिया, मतलब छोटे छोटे लॉजिक याद होने चाहिए, उसके थ्रू आप ऐसे छोटी मोटी विमीय सूत्र निकाल लेंगे आराम से। अगर आप कहें कि सर समवेग का क्या होता है, अरे भाई हमको सूत्र याद है, समवेग का P बराबर mv होता है, यानी कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, समवेग। ये आपके आगे भी आएंगे पाठ में, तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि द्रव्यमान को तो हमने m से दर्शा दिया और वेग का क्या होता है, P इनवर्स होता है, तो ये आपका समवेग हो गया। अब क्या कह सकते हैं कि किलोग्राम इनटू मीटर प्रति सेकंड, तो ये आपका क्या हो गया, विमीय सूत्र हो गया समवेग। यहाँ पर आपको विमीय सूत्र भी मिल गया आसानी से, तो ये क्या कहलाया आपका विमीय समीकरण। अब अगर हम आगे चल रहे हैं तो विमीय समांगता का सिद्धांत क्या है, विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोगों का वर्णन किए। मैं मात्र आपको विमीय समांगता का सिद्धांत बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी शुद्ध भौतिक समीकरण के दोनों पक्ष की विमाएं कैसी रहती हैं, समान रहती हैं। भाई आप प्रूफ के थ्रू बताऊंगा, इसको ऐसे नहीं बताऊंगा आपको। जैसे कि विमीय समानता का सिद्धांत हम चर्चा कर रहे हैं, विमीय समानता के सिद्धांत के आधार पर। तो मैंने ये आपका बोर्ड पर साफ कर दिया है, विमीय समानता का सिद्धांत। मैंने आपसे क्या कहा भैया, मैंने आपसे कहा कि किसी भी शुद्ध भौतिक समीकरण की दोनों पक्ष की विमाएं समान रहती हैं, यही विमीय समानता का सिद्धांत है। हम एक एग्जांपल लेते हैं और ये एग्जांपल आप चाहें तो नोट भी कर लेना, और इसमें मैं और भी चीजें बताऊंगा। कल एक और एग्जांपल लेंगे, v बराबर u प्लस टी, जैसे अपन ने ये लिखा v बराबर u प्लस टी, इसको नोट जरूर कर लेना। v बराबर, अब देखिए v बराबर मैंने आपको क्या बताया था, lt इनवर्स बताया था, lt इनवर्स बताया था, ठीक है। और u का क्या होता है, u भी आपका lt इनवर्स होता है, और a का अपना क्या होता है, lt इनवर्स स्क्वायर होता है, और t का अपना क्या होता है, t ही होता है। तो अब आप क्या देखते हैं, यहां पर ये क्या हो गया, lt इनवर्स स्क्वायर प्लस 1, घातें बढ़ जाएंगी आधार समान होने पर, तो ये
आपका क्या याद है यहाँ पर? बस इसको आप अगले वीडियो में नोट कर लेना, अगले वीडियो में मैं समझा दूंगा, अभी आप इसको नोट कर लेना, ठीक है।